हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर्स की। और फ्रेंड्स, 29 एंड 30 जनवरी में जो भी आपने मेल किए हैं या व्हाट्सएप मैसेज किए हैं उनको नहीं पढ़ा जा सका है, तो जो भी आपने सुझाव दिए हैं उनको हम आज की क्लास में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम अपनी कल के लेक्चर में उनको ज़रूर शामिल करेंगे। आइए तो बात करते हैं 29 एंड 30 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले न्यूज़ है आदर्श आचार संहिता। इस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बार बार आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप जो भी आपने पढ़ा है वो व्यावहारिक ज्ञान आप उसका हासिल कर सकें कि किस तरह से आदर्श आचार संहिता काम करती है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम आना था आकाशवाणी पर। तो न्यूज़ में था कि निर्वाचन आयोग ने मन की बात के प्रसारण की अनुमति दे दी है, कि किस तरह से चुनाव के समय पे सब कुछ निर्वाचन आयोग की अनुमति के द्वारा होने लगता है। आदर्श आचार संहिता से ही संबंधित दूसरी न्यूज़ है कि उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री हरीश रावत को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है, तथा निर्वाचन आयोग ने आदेश के तहत मामले में तुरंत कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी हटा दिया है। तो मतलब कि सारा जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, डीएम, एसपी, सब लोग निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करने लगते हैं। हरीश रावत जी पर आरोप यह था कि उन्होंने दी गई अनुमति से अधिक वाहनों का प्रयोग अपने काफिले में किया था जब वो अपने नामांकन के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ एग्जिट पोल सर्वेक्षण से संबंधित है। न्यूज़ में था कि निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान एग्जिट पोल सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स में 1994 में एग्जिट पोल सर्वेक्षण पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन था कि निर्गम मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चल सके कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। दूसरा कि निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। तीसरा ऑप्शन था निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन था निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाली गई ऐसी प्रशासनिक युक्ति है जिससे पद रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। मतलब जो फर्जी मतदान होता है, दूसरे का जाके मतदान कर देते हैं, उसको रोका जा सकता है। तो ये चर्चा में था, तो ये हमने आपको बता दिया। इसका जो सही आंसर है वो है ए, निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण। दरअसल होता क्या है, आप न्यूज़ में सुनते हो चुनाव से पहले आता है कि इस बार भाजपा को इतनी सीट मिलने की उम्मीद है या कांग्रेस को इतनी सीट मिलने की उम्मीद है। तो जो चुनाव के पहले जनता की राय जानने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं जनमत सर्वेक्षण। और चुनाव के बाद में आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल दिखाने लगते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीट मिलने जा रही हैं या कांग्रेस को इतनी सीट मिलने जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं निर्गत मत सर्वेक्षण। जब चुनाव हो रहा होता है तो जो मतदाता लौट के आ रहे होते हैं उनसे उनकी राय जानी जाती है और उनके आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो इस पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है निर्गम मत सर्वेक्षण पर। क्यों रोक लगाई है? तो एग्जिट पोल दिखाने वाले क्या करते हैं, जिस दिन चुनाव हो रहा हो उसी दिन चुनाव पूरा होने से पहले से ही एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लोग मॉर्निंग में वोट डाल चुके हैं उनका एग्जिट पोल दिखाने लगते हैं, तो जो इवनिंग में जिन लोगों को वोट डालना है वो इनसे प्रभावित होते हैं। अगर कहीं ये दिखाने लगे कि भाजपा बढ़त में है, भाजपा को ये सीट पक्की है, तो वोट देने वाला ये समझता है कि कांग्रेस को वोट दें या किसी को वोट दें तो उससे हमारा वोट खराब हो जाएगा। जब भाजपा जीत रही है तो भाजपा को ही दे देते हैं, या जब कांग्रेस जीत रही है तो कांग्रेस को ही दे देते हैं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगा दिया है। तो आप ध्यान रखना, निर्गम मत सर्वेक्षण क्या है, 1994 में पूछा जा चुका है। तो दूसरा छोटी सी न्यूज़ बीटिंग रिट्रीट की थी। आप सभी जानते होंगे बीटिंग रिट्रीट क्या होता है। गणतंत्र दिवस का जो 4 दिन का समारोह होता है उसका जो समापन समारोह होता है, जो लास्ट दिन का समारोह होता है, उसको बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट। ये कल भी बताया था। पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला आज फिर चर्चा में था। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने तटवर्ती इलाकों में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला के आयोजन का रास्ता खोलने के लिए पशुओं पर क्रूरता रोकने संबंधी अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया है। यानी कि सेम वही काम जो तमिलनाडु ने किया था। कंबाला है क्या, ये हम आपको कल बता चुके हैं
कि पानी भरे खेत में भैंसों की रेस कंबाला हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। ये भी कल बता दिया था कि ये तुलु नाडु की परंपरा है। यहाँ पे तुलु नाडु क्या है, तो कर्नाटक का तटवर्तीय क्षेत्र और केरल का तटवर्तीय क्षेत्र का एक ज़िला। यहाँ पे तुलु भाषा बोली जाती है और इस कारण से वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं तुलु नाडु। तो आप ध्यान रखना कि ये जो कंबाला दौड़ है तुलु नाडु से संबंधित है। तो जैसे कि जल्लीकट्टू पे रोक लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, वैसे ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगाई हुई है फ़िलहाल, और ये उस रोक को ही निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ बजट सत्र से थी। न्यूज़ में कुछ खास नहीं था, बस आप एक प्रक्रिया देख सकते हैं कि किस तरह से बजट सत्र शुरू होता है और कैसे कैसे बजट बनता है। यही सब आपको किताब से भी याद करना होता है कि कितने चरण की प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे। न्यूज़ में देखते रहेंगे तो देखते देखते याद हो जाएगा कि सबसे पहले संयुक्त बैठक होगी लोकसभा राज्यसभा की, उसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपना अभिभाषण देंगे, बजट प्रस्तुत किया जाएगा 1 फरवरी को, और फिर 10 फरवरी से 8 मार्च के बीच में अवकाश रहेगा। अवकाश क्यों रहेगा? ताकि स्थायी समितियां अनुदान मांगों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम। इसमें उन्होंने मुख्यतः जो फोकस था लगभग इनकी पूरी स्पीच का लगभग 70 to 80% कि विद्यार्थी एग्ज़ाम टाइम के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, या एग्ज़ाम टाइम में माता पिता क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित इन्होंने काफ़ी बातें करी, कुछ बातें ऐसी करी जो हमको एथिक्स में काम आ सकती हैं, तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। और यहीं हम आपको ये भी बता देंगे कि आंसर राइटिंग में लैंग्वेज का किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये शब्द इस्माइल मोर, तो ये हिंदी तो है नहीं, ये क्या है, आपने इंग्लिश को देवनागरी में लिखा हुआ है, देवनागरी लैंग्वेज में इंग्लिश को आपने इस्माइल मोर को बस देवनागरी में लिख दिया है। और इस्माइल मोर जब आप लिख रहे हैं तो ये है इंग्लिश, और ये इंग्लिश को आपने लिख दिया देवनागरी में, और ये सिंपल हिंदी। तो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि जो टेक्निकल शब्द हैं उनको इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है इस तरह से, लेकिन केवल टेक्निकल शब्द को। अगर आप तकनीकी शब्दों के अलावा कहीं और इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो काटे भी जा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हो और इसका दुरुपयोग करते हो, तकनीकी शब्द की जगह अलग भी यूज़ करते हो, तो हो सकता है आपकी कॉपी भी ना चेक की जाए। ये बात आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो इंग्लिश लिखने पर आपकी मनाही है, देवनागरी में अगर आप लिखते हैं इस पर कोई मनाही नहीं है। तो अगर आप इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं स्माइल मोर, स्कोर मोर, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप अपने आंसर्स में इनको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। और सही तो ये है कि शुद्ध हिंदी में अगर आप आंसर लिखेंगे अपना, तो वो इतना प्रभावी नहीं होगा जितना इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके लिखेंगे तब प्रभावी होगा। लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करें कि इनको ज़्यादा ना लिखा जाए, लेकिन इनको लिखेंगे आप, जैसे अब यहाँ लिखा है हमारी मेमोरी की रिकॉल करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, आसानी से लिख सकते हैं आप, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपने देवनागरी लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस तरह से लिखेंगे तो फिर उसमें आपके नंबर काटे भी जा सकते हैं। तो सिंपल फंडा क्या है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, हिंदी का यूज़ करो, जहाँ हिंदी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो वहाँ इंग्लिश का यूज़ करो, लेकिन देवनागरी में करो। और कहीं टेक्निकल शब्द अगर कुछ आ रहे हैं तो उनके लिए आप फिर इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो वापस आते हैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच पे। उन्होंने कहा स्माइल मोर स्कोर मोर, मतलब कि अपनी परीक्षा के टाइम पे जो व्यक्ति जितना प्रसन्न रहता है वो उतने अच्छे नंबर ला सकता है। उन्होंने इसके पीछे बहुत अच्छे तर्क भी दिए हैं। इसी को उन्होंने प्लेजर वर्सेस प्रेशर भी कहा कि जो दबाव में होते हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। तर्क उन्होंने क्या दिया, तो तर्क उन्होंने दिया कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी मेमोरी की रिकॉल करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका मतलब अगर हमने कुछ याद किया है, कर रखा है, और हम उसको पेपर में लिखते समय याद करना चाह रहे हैं वापस के कि हमको वो याद आए और हम लिखें, तो अगर हम खुश होंगे तो इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि वो हमको याद आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया जो अधिकांश लोगों के जीवन में कभी ना कभी घटित होता ही है। उन्होंने कहा जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपने याद तो किए होते हैं लेकिन उस समय याद नहीं आते। आप बहुत कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, आपको याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो बिना किसी से पूछे आपको खुद ही वो आंसर याद आ जाता है। ऐसा क्यों? जब आप एग्ज़ाम हॉल में थे तो आपके ऊपर प्रेशर था, लेकिन जब आप वहाँ से बाहर आ गए वो प्रेशर हट गया, आपने प्लेजर फील किया और आपको वो चीज़ याद आ गई। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई और आप सब भी इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। शिक्षा के बारे में तो काफ़ी कुछ ऐसा लिखा है कि अगर शिक्षा पे कभी ऐसा लिखने को आता है तो आप उसमें काफ़ी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे तरीका उन्होंने कैसे जोड़ा, कैसे कहानी के रूप में सारी बातें कही हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़ना। हम तो मेन बातें यहाँ पे बता देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि शिक्षा परीक्षा केंद्रित हो गई है, ना कि ज्ञान केंद्रित।
मतलब कि हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमको ज्ञान मिले, हम इसलिए पढ़ते हैं कि परीक्षा होगी तो हमें उस परीक्षा में पास करना है, हमें मार्क्स और मार्कशीट के पीछे हम रहते हैं। उन्होंने कहा मार्क्स और मार्कशीट का हमारे जीवन में सीमित उपयोग है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने बोला कि वो वायुसेना में भर्ती होने के लिए गए थे और वो वहाँ पे फेल कर दिए। अगर वो निराश हो जाते तो देश को इतने बड़ा वैज्ञानिक और इतने महान राष्ट्रपति कैसे मिलते। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। ये तो आपको एज इट इज़ बस ऐसे हेडिंग डाल के छोड़ दो और ऊपर लिखो निबंध लिखें, प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा करें। पूरा का पूरा ऐसा इस पे हो सकता है और आम जीवन में भी ये बात आपके काफ़ी काम आएगी, एथिक्स में भी काम आ सकती है। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा पराजय, हताशा, निराशा और ईर्ष्या को जन्म देती है, जबकि अनुस्पर्धा आत्ममंथन, आत्मचिंतन का कारण बनती है, संकल्प शक्ति को दृढ़ करती है। अनुस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अंतर बताया। प्रतिस्पर्धा का मतलब है दूसरे के साथ में स्पर्धा करना, किसी सेकंड व्यक्ति के साथ, और अनुस्पर्धा का मतलब है खुद के साथ में स्पर्धा करना, मतलब अपने ही पिछले गोल को पीछे छोड़ जाना, खुद को ही बार बार हराना। जब भी आप खुद को हराते हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होते हैं। प्रतिस्पर्धा में 3 संभावनाएं हैं। अगर आप अपने दोस्त से अच्छे हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, आप बेपरवाह हो सकते हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ, जिससे आपके जीवन में जो विकास के अवसर हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आपके पास अवसर आएंगे लेकिन आप उन अवसर को बना नहीं पाएंगे क्योंकि आप बेपरवाह हो चुके हैं। अगर आप अपने दोस्त से कमज़ोर हैं तो हो सकता है कि आप अपने दोस्त से ईर्ष्या करने लगें, और अगर आप अपने दोस्त से ईर्ष्या करने लगते हैं तो ईर्ष्या अपने आप को खाती है। अगर आप ईर्ष्या करना शुरू किसी से कर दें तो किसी और को आपको हानि पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को खुद ही हानि पहुंचाते रहेंगे। और तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई कि आप अपने दोस्त के बराबर हो सकते हैं, तब आपको कभी सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि सुधार की आवश्यकता तब महसूस होती है जब आप खुद को किसी से कमतर देखें। और अनुस्पर्धा के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया सचिन तेंदुलकर का, कि किस तरह सचिन तेंदुलकर ने अपने ही रिकॉर्डों को बार बार तोड़ा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। तो ये लाइन आपको काम आ सकती है, एथिक्स में भी काम आ सकती है, ऐसे में भी काम आ सकती है। अभिभावक के लिए भी उन्होंने कुछ कहा कि अभिभावकों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्वीकारना चाहिए कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है या हमारी जो बुद्धि है उसको स्वीकारो और उसके अनुसार फिर जो आप सिखा सकते हो वो सिखाओ। सबसे बड़ी बात, आप अपने बच्चों को समय दो। उन्होंने बताया कि स्वीकार ना करना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, कि हम लोग स्वीकार ही नहीं करते अगर हमारे पास कुछ संसाधन कम हैं। या जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था अपनी स्पीच में ही, कि कोई महिला हैं, उन्होंने अपने बच्चे को, मतलब वो कम पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाया। वो उसको काम देती थी और आंसर्स से आंसर्स मिला के उसको चेक करती थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझको कितना आता है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो बेहतर कर सकती थी वो उन्होंने किया। उन्होंने उसको सिखाया, उसको समय दिया। तो बोले अभिभावक को सबसे पहली बात बच्चों को समय देना चाहिए और जो उनकी स्थिति है उसको स्वीकारना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए। और ये लाइन तो आप अपने एथिक्स में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ को स्वीकारना। उन्होंने बोला जब हम कुछ स्वीकार कर लेते हैं, अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो कमी को स्वीकारना कमी को दूर करने की दिशा में पहला कदम होता है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मुझ में कमी है, तब आप उसको दूर करने के लिए प्रयास भी करते हैं। जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, तब तक आप उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी लाइन थी, ये भी एथिक्स के पेपर में आप यूज़ कर सकते हैं, कि टू चीट इज़ टू बी चीप, सो प्लीज़ डू नॉट चीट। अगर हिंदी में आप इसको बोलें तो कि किसी को धोखा देना खुद को कमज़ोर करना है, तो किसी को धोखा ना दें, नकल करके या किसी को धोखा देके, किसी के साथ चीट करके आप खुद को कमज़ोर करते चले जाते हैं। तो एथिक्स में आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। एक उन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों से कहा कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें। उन्होंने बोला कि आप अपने शरीर का मेंटल पोर्शन देखो, कि दिमाग छोटा सा है और शरीर इतना बड़ा है, तो आप मेंटल एक्सरसाइज तो बहुत करते हो, पूरा दिन पढ़ते रहते हो, फिज़िकल पोर्शन इतना ज़्यादा है, फिर भी आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो। तो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, थोड़ा खेलना भी चाहिए। और सबसे लास्ट में उन्होंने जो भी बातें अपने पूरे लेक्चर में कहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी बात को बोझ मत बनने दो। मैंने जो भी कहा है, अगर वो आप अच्छा लग रहा है आपको, आप उसको कर पा रहे हो तो करो, और वरना आप उसको मत करो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल तो जितने भी मोटिवेटर लोग होते हैं वो अपनी बात सामने वाले को बताते हैं और फिर चाहते हैं कि ये उसको फॉलो करे। हो सकता है वो बात उसके जीवन पे अप्लाई हो रही हो और दूसरे व्यक्ति के जीवन पे ना हो रही हो, फिर भी वो ये उम्मीद करता है कि आप इस बात को फॉलो करें। और अगर नहीं फॉलो कर रहे होते हैं तो वो उस बात से काफ़ी नाराज़ होता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी।
जो अच्छे मोटिवेटर होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि उन्होंने कोई अच्छी बात कही और फिर भी कहा कि अगर ये बात आपके जीवन में अप्लाई हो रही हो तो आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करें और बनना इसको बोझ की तरह ना ढोएं। अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है और हमने कह दिया आप सुबह उठें 5 बजे, तो आप केवल इस वजह से सुबह ना उठें कि मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सुबह 5 बजे उठने के। हो सकता है आपका शरीर उस तरह से नहीं काम करता हो सकता है आप शाम में अच्छा पढ़ें, सुबह में अच्छा ना पढ़ें या रात में अच्छा पढ़ें। तो जो बात आपके ऊपर अप्लाई हो रही है उसे आप अप्लाई करें, जो नहीं अप्लाई हो रही है उसको छोड़ दें। एक छोटी सी न्यूज़ थी कि इंडिया फार्मा 2017 एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017। तो बस ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे यूपीएससी छोटी छोटी बातें भी पूछ लेता है, जैसे ऊपर हमने देखा कि एग्जिट पोल पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 क्या है, अगर खाली इतना लिख दें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई डिवाइस है। तो ये दोनों एक सम्मेलन है, तो बस इतना आप ध्यान रखना कि ये एक सम्मेलन है जो फार्मास्यूटिकल एवं चित्रकला उपकरण क्षेत्र पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। बाकी आप इसमें पढ़ लेना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे 31 जनवरी के करंट अफेयर्स में। गलबिता इससे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।